हमारे सामने बहुत अच्छा कैंडिडेट खड़ा हुआ है आके। हमें देखो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बचाना है। देखो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ आगे गया, उन्हें बोला कि मैं यहाँ के यानी सेकुलर पार्टियों से जंग लड़के तुम्हारे महाराष्ट्र को भी यूपी बनाऊंगा। यूपी बनाऊंगा मतलब यूपी में हमारे कौम पे ऐसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है हमारे कौम को। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हमें यहाँ से पंजाब हमारे को बहुत अच्छे कैंडिडेट मिले। हमारे सेकुलर कैंडिडेट है डॉक्टर सुनील भाऊ देशमुख। टाइम की कमी है और मेरे पीछे बहुत लोग बोलने वाले हैं और भी अच्छा आपको सुनने में मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो से सुनील भाऊ देशमुख को चुन के लाइए। मैं मेरे कुछ दिन से मैं घर के बाहर नहीं निकला, तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पहले बात तो मैं ये बोलूंगा कि 5 साल के बाद में माइक पे बोलने का मौका मिला, अगर कुछ गलती हुई तो माफ कर देना। 5 साल पहले आप सभी को लोगों को मालूम है, जो आमदार बने उसका उन्होंने किसका टिकट काटा था और आमदार बने। आमदार बनने के बाद 45,000 वोट हमारे इधर से लिए और 5 साल आते आते कांग्रेस छोड़ दिए बगैर कोई कारण के। ना उनका कोई टिकट कटा, ना उनको पार्टी से निकाला गया। उसके बावजूद भी कांग्रेस से गद्दारी करके बीजेपी समर्थन में बैठे। मैं ये बोलना चाहूंगा आपको कि उनको वोट देने से क्या नुकसान होगा। महाराष्ट्र की असेंबली में अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल आता है, समान नागरिक कायदा, वक्फ बोर्ड, हिजाब, तो आपसे वो वोट मांगने आएंगे तो आप ये पूछना कि आप उसका समर्थन करेंगे क्या विरोध करेंगे। वो क्या जवाब देते आपने देखना, क्योंकि एक बार जब कानून बनता है तो वापस नहीं होता। क्योंकि 3 कानून हमने देख लिया अपने आंखों से। 2015 में गौवंश, उसके बाद में ट्रिपल तलाक, 370। अगर ये कानून हमको नहीं होना तो जो सेकुलर पार्टी है उसको वोट देना है। लोग अपने अपने तरीके से लोगों का ध्यान भटकाएंगे, लेकिन हमको सबकी सुनना है, अपने दिल की करना है और शहर की कानून व्यवस्था को हाथ में ना लेते हुए अच्छे से इलेक्शन करना है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना है। मैं आया हूँ तो इसलिए नहीं आया कोई कंट्रोवर्सी हो जाए। सिर्फ और सिर्फ हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से सुनील बाबू को चुनकर लाना है और जिन लोगों ने हमारे 45,000 वोट लेके बाद धोखा दिए उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। बहुत अच्छे। क्योंकि 2019 में मैं अपक्ष खड़ा हुआ था और मेरे को अपक्ष में 1790 वोट मिले थे। मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि ये बार वो अपक्ष के रूप में खड़े हैं यहाँ पर, उनको 790 मिलने को नया से। इससे आगे अगर वो बढ़े तो मैं समझूंगा कि मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। अब आप लोगों के सामने आने वाली 20 तारीख को 3 नंबर का बटन डॉक्टर सुनील बाबू देशमुख को ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुन के लाके देने का है कि नहीं? तैयार? आवाज नहीं आ रही, सुनील बाबू बोले। तो मेरे को ज्यादा समय नहीं मिला, आगे मिलेगा तो मैं बोलूंगा। लेकिन आप ये 3 जो मैंने कानून बताया ये ख्याल में रख के हमको वोट का बटन दबाना है, क्योंकि ये बोलेंगे कि हमको अजीत दादा की सुनना है। ये 45,000 वोट देंगे तो उनकी नहीं सुनेंगे, जो कानून उधर बनाएगा उनकी सुनेंगे। इसलिए जो करना है अभी हमको अभी करना है। वोट डालने के पहले सोचो और इन लोगों को हमारे पश्चिम क्षेत्र से वापस भेजो। एक यूथ कांग्रेस के में से आए हुए, स्टूडेंट मूवमेंट में से आए हुए, जिन्होंने नौजवानों के लिए, अकलियतों के लिए, दलितों के लिए एक महाराष्ट्र में इतिहास बनाने का काम किया। ऐसे हमारे कांग्रेस के अमरावती के उम्मीदवार आदरणीय डॉक्टर सुनील देशमुख जी, मंच पे विलास सिंगोले साहब, बबलू शेखावत जी, मिलिंद चिमोटे, किशोर भाई, मेरे साथ में आए हुए एडवोकेट नफीस भाई, डॉक्टर आरिफ भाई, अभी जिन्होंने पार्टी में यहाँ पर एंट्री किया जी, बहुत अच्छा आपने बोले, ऐसे एजाज पहलवान साहब, सारे यहाँ पर एक्स कॉर्पोरेटर्स, काशिफ भाई, अबरार साहब, सामने बैठे हुए सारे बुजुर्ग नौजवान साथियों और दोस्तों,
आज डॉक्टर सुनील देशमुख की ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई है। लेकिन ये लड़ाई महाराष्ट्र में जो सरकार बनने जा रही है, इस रिजल्ट के बाद में हिंदुस्तान का कौन वजीर आजम बनेगा, ये महाराष्ट्र का रिजल्ट आगे तय करने वाला है। और इसलिए ये महाराष्ट्र का चुनाव बहुत अहम चुनाव हुआ है। पूरे विदर्भ के अंदर में कांग्रेस की लहर है। मैं बुल्डाना, वाशिम, वर्धा, चंद्रपुर एक जिले का मैंने दौरा किया है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर में विदर्भ, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव के अंदर में आप लोगों ने सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद में लाइन पर लग के भारतीय जनता पार्टी को जो सबक सिखाया है और जो अमरावती ने जो सबक सिखाया है, वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर में एक सबक है। आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में आपने एक इतिहास बनाने का काम यहां किया है। डॉक्टर सुनील देशमुख जी एक MBBS डॉक्टर है, महाराष्ट्र में कई साल मंत्री करके काम किए हैं। हमारे स्टूडेंट मूवमेंट में से मैं नागपुर यूनिवर्सिटी, अमरावती यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहकर काम किया हूं। और मेरे से 2 साल पहले डॉक्टर सुनील देशमुख जी भी अमरावती और नागपुर यूनिवर्सिटी जब एक थी, उसके प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, और उन्होंने धीरे धीरे लोगों के काम उन्होंने किया है। आज मैं यहाँ नागपुर से, जहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ, वहाँ पर RSS का हेडक्वार्टर है। मोहन भागवत मेरा वोटर है, नितिन गडकरी मेरा वोटर है। वहाँ पर मैं 3 चुनाव जीता हूँ। और डॉक्टर सुनील देशमुख जी, मैं एक चुनाव सिर्फ 6 वोट से हारा हूँ, एक चुनाव सिर्फ 1900 वोट से हारा हूँ। और एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो लड़ाई डॉक्टर सुनील देशमुख जी और हम सब लोग लड़ रहे हैं, डॉक्टर सुनील देशमुख को हराने के लिए नहीं, ये आपको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जिसे मैं भारत चलाओ पार्टी कहूंगा, उन्होंने 8-10 माइनॉरिटी के मुस्लिम उम्मीदवार इस अमरावती शहर के अंदर में खड़ा किया है। आप सोच लीजिए, अगर अनीस अहमद 1900 वोट से हार सकता है, 6 वोट से हार सकता है, अगर यही हालत भारतीय जनता पार्टी, उनको मालूम है अगर बीजेपी और कांग्रेस सीधा लड़ेगी तो बीजेपी कभी जीतेगी नहीं। और इसीलिए बीजेपी ने घड़ी को आगे कर वो घड़ी जिन्होंने हमारे प्रॉफिट को, हमारे रसूल को, रामगिरी महाराज जिनका नाम है, लेकिन मैं महाराज नहीं कहूंगा, जो घड़ी वाले रामगिरी के साथ बैठकर उन्हें कहते हैं कि आप हमारे प्रॉफिट के बारे में गुस्ताखी करो, हम आपके साथ में खड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, शिवसेना, शिंदे ग्रुप के मुख्यमंत्री, घड़ी वाले उप मुख्यमंत्री, अगर ये हमारे रसूल की जो गुस्ताखी करता है और ये सरकार उसको प्रोटेक्शन देती है और उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं होती है, समय आ गया है कि हमें फिर से कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हमें आने वाले चुनाव के अंदर में उसे जवाब देना होगा। कांग्रेस ने, मैं राहुल गांधी का धन्यवाद करूंगा कि पिछले पार्लियामेंट में जब वक्फ का बिल आया, वो वक्फ का बिल के अंदर में राहुल गांधी खड़े हुए डट के और वक्फ के बिल को पास नहीं होने दिए, क्योंकि एक बार वक्फ मंत्री में रह चुका हूं। मैंने मुकेश अंबानी को नोटिस दिया है एंटालिया बिल्डिंग के लिए, जो यतीम खाना था, उस यतीम खाना को उसने आलीशान अपना बंगला बनाने का काम किया, 21 करोड़ में खरीदने का काम किया। उसे बचाने के लिए, मुकेश अंबानी को बचाने के लिए ये वक्फ का बिल लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया है। और हमें अगर लड़ना है, अगर ये वक्फ के बिल का विरोध करना है, तो डॉक्टर सुनील देशमुख जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुना के लाना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, डॉक्टर साहब के सामने
कोई अलीम पटेल खड़ा हुआ है जो पिछली बार 2014 में लोकसभा 1-1.5% वोट लिया वर्धा से, आप पार्टी से खड़ा था। बाद में अमरावती में आया, वंचित से खड़ा हुआ, वहां 5-10% वोट लिया, और फिर से आजाद पार्टी के नाम पर फिर सुनील देशमुख जी के सामने भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ खड़ा किया है कि मुसलमानों को डिवाइड करो। जो अंग्रेजों की नीति थी वही भारतीय जनता पार्टी वो नीति अपनाने का काम कर रही है, मुसलमानों को डिवाइड करने का काम कर रही है। अगर ये मुसलमान नुमाइंदा जो वर्धा में 1.5% वोट लेता है, पिछले चुनाव में वंचित से जो बहुत जिसके जमानत जब्त हो जाती है, वो फिर से अमरावती में आपके सामने चुनाव लड़ रहा है, सिर्फ आपके वोट काटने के लिए, आपके वोट कमजोर करने के लिए। जो पीछे स्लम बस्ती है उन वोट को खराब करने के लिए, अगर आपने एक भी वोट अगर आपने छोटे छोटे उम्मीदवारों को दे दिया, इसका मतलब आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। राहुल गांधी ने एक नारा लगाया था भारत जोड़ो यात्रा में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। राहुल गांधी ने आप लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, क्योंकि आपको कभी बुलडोजर से डराया जा रहा है, कभी आपकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, कभी आपके ऊपर में मॉब लिंचिंग हो रही है, और इसीलिए राहुल गांधी ने नारा लगाया था डरो मत। और वही नारा मैं आज लगाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर महाराष्ट्र में ऐसे कई रामगिरी आएंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये अमरावती शहर है, यहाँ पर कोई वोट हमारा बंटने वाला नहीं है, हमारा यहाँ वोट तकसीम नहीं होने वाला है, हमारा वोट यहाँ खराब नहीं होने वाला है। हमारा वोट डॉक्टर सुनील देशमुख जी को और कांग्रेस के पंजे के निशान पर, कांग्रेस के राहुल गांधी के निशान पर, प्रियंका गांधी जी के निशान पर हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम अमरावती शहर के लोग यहाँ पर करेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। राहुल गांधी ने हमेशा आपकी लड़ाई लड़ी है। अभी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री आया और कहा कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, ऐसा कुछ नारा बटोगे तो कटोगे। अरे हम कहते हैं, ये पहले कहते थे सबका साथ सबका विकास, आज कहते हैं, इन्होंने चाय के ऊपर में चर्चा शुरू की थी और गाय के ऊपर में आके चर्चा रोक दी। अरे राहुल गांधी जी कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के घर गिरा कर वोट मांगती है, और डॉक्टर सुनील देशमुख, राहुल गांधी आपके घर बनाकर वोट मांगते हैं। वो लोग घर गिरा कर वोट मांगते हैं, हम घर बनाकर वोट मांगते हैं। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी के विचारों में और सुनील देशमुख और कांग्रेस के विचारों के अंदर में। आपने 3 तलाक की बिल बात की, वही तो। अरे मैं पूछता हूं कि आपने पार्लियामेंट के अंदर में 3 तलाक का बिल लाया। अरे वजीर आजम साहब, पहले आप अपनी बीवी ज्योत्सना को अपने साथ में रखने का काम करो, बाद में आप 3 तलाक की बात करो। डॉक्टर सुनील देशमुख जी का कहना है हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। सुनील देशमुख जी, मैंने आपके साथ में मंत्री रहकर काम किया है। आपने हमेशा मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए जो आपने ऐतिहासिक काम किया है, हम उसे भूल नहीं सकते। मैं सुनील देशमुख जी के लिए एक शेर कहना चाहूंगा, जो जख्म है कातिल का पता देता है, आईना मुकाबिल का पता देता है। तूफानों से बच बच कर संभलने वालों, तूफान ही साहिल का पता देता है। सुनील देशमुख जी हमेशा आपके लिए काम करेंगे, अकलियतों के लिए काम करेंगे, मैं उसकी गारंटी दे रहा हूं और आपको यकीन दिला रहा हूं। यहाँ पर मिलिंद चिमोटे जी मेरे साथ में NSY में काम किए, इंगोले जी ने साथ में काम किया है, डॉक्टर सुनील देशमुख जी यहाँ पर आपके लिए काम करेंगे और आपको पूरी ताकत देंगे। रात दिन आपके लिए जो भी आपके मसाइल रहेंगे
मैं आपके सवाल डॉक्टर सुनील देशमुख जी के सामने रखूंगा। एक आखिरी में शेर कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। अ से होता है हिंदू, म से होता है मुस्लिम, ह और म को मिला दो तो होता है हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे खुद है, हम जमाने से नहीं। आप सब जानते हैं कि 10 बजे महफिल खत्म करना पड़ता है, इसलिए मैं मुख्तसर में मेरी बात रखूंगा। कांग्रेस के नेता, राज्यसभा के खासदार इमरान प्रतापगढ़ी साहब, मंच पे उपस्थित कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना, इनके सारे नेतागण और बहुत बड़ी तादाद से इमरान प्रतापगढ़ी साहब को सुनने आए हुए मेरे दोस्तों, मैं चंद मिनट में मेरा भाषण खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप इतने बड़ी तादाद में इमरान प्रतापगढ़ी साहब को सुनने आए हुए हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है 20 तारीख को, ये बहुत ही अहम चुनाव है। ये चुनाव अगले 5 साल तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके हाथ में महाराष्ट्र की सरकार रहेगी, कौन महाराष्ट्र पे राज करेगा, इसका निर्णय होने जा रहा है। जो लोग संविधान के खिलाफ, आपको मालूम है संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबरी का हिस्सा दिया है। धर्म के नाम पे आप लोगों को नहीं बांट सकते, पर आप लोग देख रहे हैं कि 2014 के बाद लगातार अल्पसंख्यकों पे और मुस्लिम लोगों पे ज्यादती हो रही है। 2024 के चुनाव में अब की बार 400 पार कहने वालों को आप लोगों ने 230 पे अटका दिया, और वो अटक जाने के बाद पहली बात ऐसी हुई कि जो वक्फ बोर्ड का कानून था, जो कानून को पास करना था, जिसमें अल्पसंख्यक के जमीन जायदाद जो पुरखों से उनके हाथ में रहती, उन पे कब्जा करने का उनका विचार था, पर राहुल जी ने और इंडिया आघाड़ी के सारे नेताओं ने वक्फ बोर्ड का बिल पास नहीं होने दिया। सेक्युलर लोग यदि आपके साथ रहे तो क्या होता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण है। इनको भी एनआरसी लाना है, सीए लाना है, बहुत ही खौफनाक इरादे वो मन में रखते हैं, और इनको यदि पराजित करना है, इनको यदि हराना है, तो हमारा वोट बटने नहीं देना, यही अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2024 के चुनाव में उनको ये समझ गया कि अल्पसंख्यक वोट एक साथ यदि कांग्रेस के साथ रहते हैं तो हम चुनाव नहीं जीतने सकते, और इसीलिए उन्होंने विधानसभा में देखा हर मतदार संघ में 4, 5, 6, 7, 8 अल्पसंख्यक लोगों को उम्मीदवारी दी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों, जैसे कि मैंने क्या है, ये आमदार का मेरा चुनाव नहीं है। अगले 5 साल इस महाराष्ट्र का कौन मुख्यमंत्री रहेगा, इसका चुनाव 20 तारीख को होने जा रहा है, और इसलिए सूझबूझ के साथ आपको वोट करना है। बहकावे में न आते हुए सेक्युलर पार्टी के लोग कौन है, सेक्युलर लोग कौन है, कौन सत्ता में आने के साथ आपके साथ रहने वाले हैं, उन लोगों को आपको वोट करना है। पूरे महाराष्ट्र में करना है। आपके सारे भाई दोस्त
रिश्तेदार पूरे महाराष्ट्र में होंगे, उनको भी आपको ये बताना है। और इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि दोस्तों 20 तारीख को मेरे पंजा जो 3 नंबर का बटन है वो बटन दबा के मुझे चुन के दीजिए। मैं आप हर आपके संकट में, हर के सुख दुख में आपके साथ रहूंगा। इतना ही आश्वासित करते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। हम लोग डॉक्टर सुनील देशमुख साहब के सेक्युलर किरदार से वाकिफ हैं। पूरा अमरावती शहर गुज़िश्ता उनकी 30-35 साल सियासी खिदमात से वाकिफ हैं। उनकी लाई हुई स्कीमों से लाभ उठा रहा है, ये सब जानते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा 4-5 महीने पहले, वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा हमें। मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा। तो आपने अच्छी तरह से जवाब दिया, लोकसभा के चुनाव में संभलने का मौका दिया। बहरहाल वो अभी नहीं संभले, मैंने सुना है ऐसा। मैं फिर उनके पक्ष में उनके लिए दुआ करता हूं। हमारे खासदार साहब बलवंत वानखेड़े साहब को आपने भारी मतों से जिताया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और उस जीत की जो सूत्रधार थी यशोमती ताई, वो भी त्यूसा से चुनाव लड़ रही हैं, आप सब जानते हैं। उनके लिए भी दुआ कीजिए, उन्हें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं 2 बातें नहीं, मैं आप रुकिए, मैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब की मौजूदगी में डॉक्टर सुनील देशमुख साहब जो ये इलेक्शन जीत चुके हैं, मैं ये घोषित करता हूं। ये इमरान जानते हैं मुझे अंदर से, बिल्कुल मैं फकीर आदमी हूं, वो वाला नहीं फकीर। तो बस जब दुआ दे दी तो फिर हो गया काम। डॉक्टर साहब आप निश्चिंत रहें, आप इंशाल्लाह ये चुनाव जीत गए। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, इमरान भाई आप अपने हाई कमान तक जाते हैं, हमारी तो पहुंच नहीं है, आपकी है। आपकी आवाज सुनी जाती है, अल्लाह ने आपकी आवाज को वो ताकत दी है। और आज पूरा हिंदुस्तान आपके पीछे खड़ा है, आपके नेतृत्व में खड़ा है। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी आपकी बात सुनती है। मामू यहाँ पर मौजूद है, मामू से आपकी खबरें मिलती है कि आप बहुत तरक्की कर रहे हैं, इस शहर की दुआएं आपके साथ है। लेकिन पिछले 4-5-6 महीने से मैं इस शहर की आवाज बता रहा हूं इमरान भाई आपको, इस शहर ने एक आवाज बुलंद की थी कि अब की बार मुस्लिम आमदार। मैंने उस आवाज की तायीद की थी, मैंने कहा था यकीनन बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत संजीदगा बात कर रहा हूं आप लोगों की तरफ से और आपकी तायीद चाहूंगा। 2 मिनट 3 मिनट का वक्त लूंगा बस। इस कौम ने, इस शहर ने एक आवाज दी थी अब की बार मुस्लिम आमदार। हमने बलवंत वानखेड़े जी की झोले में 80,000 इस शहर ने वोट डाले थे और मेरा ख्याल ये काफी है जीत के लिए। लेकिन हम लोग ही आपस में बिखरे हुए थे। अगर हम किसी पार्टी के हाईकमान के पास जाते अपनी मांग लेकर तो हम किसको आगे करते? हम तो इसी कश्मकश में उलझे हुए थे, इसी तजब्जुब में उलझे हुए थे। यही समझ में नहीं आ रहा था कि मुस्लिम आमदार तो होगा मगर वो कौन होगा। इस मसले पर अपने आप गौर कीजिएगा और आने वाला वक्त इन बच्चों के लिए, इन नस्लों के लिए एक लीडर तैयार कीजिएगा जिसके अंदर मैं हमेशा आपके साथ दूंगा। और कांग्रेस पार्टी से गुजारिश करूंगा, इमरान भाई आप कह दीजिएगा मेरी बात, कांग्रेस पार्टी और आला कमान से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी खिड़कियां और दरवाजे खुले रखें और नई हवाओं का, नई आवाजों का खुशामदीद कहिए, उनका इस्तकबाल कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। हम आपके साथ हैं, डॉक्टर सुनील देशमुख साहब के साथ हैं और तमाम लोगों के साथ हैं। तो आप हमारी बात वहां तक पहुंचा देंगे। इमरान भाई, महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी का बहुत बुरा हाल है, अल्लाह मग़फ़िरत करे। मौज़्ज़म भाई की जो राजस्थान उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी थे, अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मौजूदगी में हमने राजस्थान में बहुत मुशायरे पढ़े। और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी माओ बहनों, मंच पर मौजूद आपके चहेते कैंडिडेट डॉक्टर सुनील देशमुख जी, मुशायरों में हमारे साथी अबरार काशिफ साहब, बिलास इंगोले जी, पूर्व मिनिस्टर अनीस अहमद साहब, बबलू शेखावत जी, मेराज पठान साहब, नईम अख्तर साहब, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज अहमद खान साहब, माइनॉरिटी जिला चेयरमैन, बाकी साथी, बहुत दिनों बाद और बड़े इंतजार के बाद अमरावती में हाजिरी हुई है। बहुत दिन से सोचता था किसी मुशायरे में आऊंगा, आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन नसीब में शायद किसी सियासी जलसे में मिलना लिखा था, तो आज हाजिरी हुई है।
आने वाले 20 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ अमरावती बल्कि महाराष्ट्र के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हमें बोलना पड़ेगा और शायद थोड़ी देर आपसे संजीदा गुफ्तगू करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। अमरावती अपनी जिंदा दिली के लिए जाना पहचाना जाने वाला शहर है। यहाँ के नौजवान अपना एक अलग तेवर रखते हैं जिसकी धमक वक्त वक्त पर दिल्ली तक सुनाई पड़ती है। मैं सलाम करता हूं आपकी जिंदा दिली को। मेरे भाई, सियासत जज्बात का नाम नहीं है। सियासत बहुत समझदारी से दिल के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल करके फैसले लेने का नाम है। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के मुहाने पे खड़ा है। अगर आपको लगता है कि जो 20 तारीख को इलेक्शन है वो सिर्फ एक आमदार चुनने का इलेक्शन है तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। इस इलेक्शन का मकसद, इस इलेक्शन का रिजल्ट और इस इलेक्शन की कोशिशें इतनी बड़ी हैं, इसका मकसद इतना बड़ा है कि उसको समझने के लिए, उसकी तह तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा संजीदा होना पड़ेगा। ये लड़ाई सीधे सीधे दो ताकतों के बीच में है। एक तरफ वो ताकत खड़ी है जो कहती है कि वो महायुति है, लेकिन मैं महायुति सरकार को महाभ्रष्ट सरकार कहता हूं। एक तरफ महायुति खड़ी है, एक तरफ महाविकास अघाड़ी खड़ी है जिसके कैंडिडेट बना करके डॉक्टर सुनील देशमुख जी आपके बीच में हैं। एक तरफ नारे हैं, कटोगे बटोगे मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, उल्टा लटका देंगे, ढहा देंगे, और एक तरफ नारे हैं, आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। लड़ाई सीधे नफरत और मोहब्बत के बीच में है। अब आपको फैसला करना है कि आप किस तरफ खड़े हैं। मेरे भाई, हेलो बोलो। मैं परसों एक जलसे में था सांगली में। मैंने माइक पे खड़े होकर के कहा कि जो महाराष्ट्र की सरकार है ये धोखेबाजों की सरकार है। सामने से एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला खासदार साहब इसमें एक लफ्ज और जोड़िए। मैंने कहा बताइए। उसने कहा ये धोखेबाजों के साथ साथ खोखेबाजों की भी सरकार है। याद करिए, एक चलती हुई सरकार को किस तरह से लूट करके, जमहूरियत को लूट करके, आईन को पामाल करके महाराष्ट्र में एक नई सरकार बनाई गई। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम यह सोचता है कि महाराष्ट्र को गुजरात के रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा, लेकिन यह सरजमीन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की सरजमीन है। इसे दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया जा सकता है। मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपका खासदार हूं। आपकी दुआओं ने किसी मासूम लम्हे में शायद मेरे लिए कुछ ऐसा कह दिया कि खुदा ने कबूल कर लिया और आपकी आवाज बन के सड़कों पे बोलने वाले बेटे को देश की पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे कुछ तो रूह का रिश्ता है, महाराष्ट्र से कुछ तो अपनेपन का रिश्ता है कि जब मेरे नेता राहुल गांधी जी ने मुझे राज्यसभा भेजने का फैसला किया तो कोई और सूबा चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान तुम महाराष्ट्र से राज्यसभा जाओगे। तो मुझे लगा कि कुछ तो रिश्ता है महाराष्ट्र से, शायद इसीलिए मुझे वहां के लोगों की खिदमत का मौका मिल रहा है। और मेरा खुदा गवाह है कि पिछले 2 साल से देश की पार्लियामेंट में हूं और एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरा होगा
जब मैंने हाकिम की आंख से आंख मिला करके सवाल न खड़ा किया हो। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं बोल रहा हूं, लड़ रहा हूं, सड़क पर भी और संसद में भी। एक ऐसा वक्त जब जहनों पर पाबंदी हो, सोचने पर पाबंदी हो, बोलने पर पाबंदी हो, ऐसे वक्त में भी मैंने कोशिश की कि हाशिए पर मौजूद लोगों की आवाज बनकर के बोलूं, लड़ूं। और आज अगर हजारों किलोमीटर दूर चल करके आपके बीच में आया हूं तो मेरे आने का मकसद बड़ा है। मैं झारखंड चुनाव प्रचार में था, वहां से महाराष्ट्र आया। पिछले 5 दिनों से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में, परतूर से लेकर के, पाथरी से लेके, जालना से लेके, नांदेड़ होते हुए, श्रीरामपुर होते हुए, पुणे होते हुए, सांगली, कोल्हापुर होते हुए, मुंबई होते हुए, खामगांव होते हुए, चिखली होते हुए यहां पहुंचा हूं। और आपको यह बता सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। कोई ताकत महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है। जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ बस आघाड़ी की हवा चल रही है। याद करो वो दिन जब यहां जमहूरियत लूटी गई, पहले एक सरकार तोड़ी गई, फिर सियासी दलों को तोड़ा गया, फिर उतने से भी सुकून नहीं मिला दिल्ली के हाकिम को, तो चुनाव निशान छीने गए। लेकिन छीनने वाले ये भूल जाते हैं कि आप घड़ी तो छीन सकते हो लेकिन किसी का अच्छा वक्त नहीं छीन सकते। चुनाव निशान छीना गया, लेकिन सलाम करता हूं मैं महाराष्ट्र की आवाम को। याद करो लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं के नारे, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे दिया मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अरुण गोविल हो, एक नारा था कि हमें बहुमत दो, हमें भारत का संविधान बदलना है। वो तो शुक्र है भारत की जनता का, सैल्यूट है भारत की आवाम को और अमरावती को भी कि आपने 400 पार का नारा लगाने वालों को ला करके 240 पे ऐसे पटका, ऐसे पटका, ऐसे पटका कि वो सारे संविधान बदलने के सपने भूल गए, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए। उनको 2 बैसाखियां उधार लेनी पड़ी, एक बिहार से, एक आंध्र प्रदेश से, एक चंद्र बाबू, एक नीतीश बाबू। एक भी बैसाखी छिटकी, दिल्ली वाली सरकार की सांस अटकी। और ये कभी भी हो सकता है, क्या पता महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद बिहार वाले चाचा मन बदल ले। उनका मन तो बदलता ही रहता है, कब अपनी बैसाखी लेकर के दूसरी राह पे चल पड़े, क्योंकि आने वाले दिनों में बैसाखी की जरूरत तो उनको भी है। उनकी भी 2 टांग निकली है, वो सुना है ना, मेरी 2 टांग निकली है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन पर, यहां के इलेक्शन के नतीजों पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें हैं। और डॉक्टर सुनील देशमुख जी को कांग्रेस पार्टी ने, महाविकास आघाड़ी ने अपना कैंडिडेट बना करके आपके बीच में भेजा है। मेरे अपने लोग बड़ी तादाद में यहां इकट्ठा हैं। मैं एक बहुत संजीदा बात आपसे कहना चाहता हूं अमरावती वालों, कि सिर्फ किसी एक समाज के वोट से न कोई आमदार बन सकता है, न कोई खासदार बन सकता है। सभी समाजों की जरूरत होती है। हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कंवल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। इसलिए बहुत समझदारी से फैसला करना है, किसी जज्बात पे नहीं आना है। भाजपा महायुति जब सीधे मुकाबला नहीं कर पा रही है तो उसको लगता है कि किस तरह से वोटों में बंटवारा करा के नुकसान कराया जाए और इस सीधी लड़ाई में हार के बजाय थोड़े थोड़े वोट कटवाए जाएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं
कि उनके किसी नारे, किसी झांसे में मत आइए। पिछले कुछ सालों में आपने देखा है कि महाराष्ट्र में जो भी जुल्म और सितम हुए हैं, महाराष्ट्र में नफरत की जो भी हवाएं चली हैं, उसमें वो बराबर के शरीक रहे हैं। जो आपके बीच में आते हैं तो नरेंद्र मोदी जी का फोटो छुपा देते हैं, योगी जी का फोटो छुपा देते हैं, अमित शाह का फोटो छुपा देते हैं, लेकिन जब दूसरी बस्तियों में जाते हैं तो उन फोटोज को आगे कर देते हैं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। समझदारी तो दिखानी पड़ेगी। आप बड़े जज्बाती लोग हैं, बड़े भोले लोग हैं, लेकिन मुल्क जिस मुहाने पर खड़ा है कि बहुत जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन आपकी दुआओं ने इतना तजुर्बा दिया है कि देश दुनिया देखने के बाद, देश की पार्लियामेंट में बैठने के बाद इतना तो समझ गया हूं कि सिर्फ नारे लगा देने से, जज्बाती तकरीरें कर देने से न कौम के मसाइल सुधरेंगे, न सरकारें बदलेंगी। बहुत कुछ समेटना पड़ेगा। इसलिए अपना चैन सुकून, अपनी रातों की नींद, पिछली कम से कम 12-13 रातों से सोया नहीं हूं, मुसलसल सफर कर रहा हूं। जहां चौपर छोड़ना पड़ता है वहां हेलीकॉप्टर छोड़ देता हूं, फिर बाई रोड सभाएं करता हूं, दिन में 5-5, 6-6, 7-7 सभाएं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र को नफरत से बचाया जा सके, यहां पर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई जा सके। याद करो वो दिन अमरावती वालों कि जब पूरे मुल्क में नफरतें उफान पर थी, तब दिल्ली में एक शख्स उठ खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं नफरत के खिलाफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूंगा, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं उस शख्स के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। मैं जब चलता था तो मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब, आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर के भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। तो आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। रखते हो या नहीं रखते हो? मैं रखता हूं इस बात पर ईमान, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। तो अमरावती वालों, मैंने देखा है 4000 किलोमीटर चलते हुए राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। मैं आज अमरावती में आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और वो मजदूरी है, राहुल गांधी जी ने डॉक्टर सुनील देशमुख को अपना कैंडिडेट बना करके, नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। अब आपका फर्ज बनता है कि इन्हें आमदार बना करके स्टेट की असेंबली में पहुंचाइए। ये आपके हक के लिए, आपके मुद्दों पर लड़ेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं, मैं इनकी जमानत लेता हूं। एक आमदार जिताइए, एक खासदार साथ में फ्री पाइए। इससे अच्छा ऑफर कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अमरावती वालों, आपके तालीमी मसाइल पे, आपके डेवलपमेंट के इश्यूज पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि डॉक्टर सुनील देशमुख साहब अपनी सरकार से भी लड़ेंगे, और उसमें मैं इनका साथ दूंगा। और जब भी आपके किसी डेवलपमेंट के काम में इनको लगेगा कि इनकी निधि कम पड़ रही है, तो मैं अपना एक ब्लैंक लेटर पैड निधि का इनको दे दूंगा कि अमरावती के लोगों के लिए जो आपको काम कराना है कराइए। इमरान प्रतापगढ़ी की निधि भी आपके लिए है, क्योंकि मेरे पास, मेरे कलम में अगर ताकत है तो वो आपकी दुआओं की वजह से है। आपका हक है, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। अमरावती वालों, मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी झूठ में मत आइए, किसी झांसे में मत आइए। आप घड़ी को पलटोगे तो कमल दिखाई पड़ेगा,
और इस तरफ आओगे तो हाथ का पंजा है, हाथ के पंजे में मशाल है। मशाल इंकलाब के आने का पता देता है। हाथ का पंजा है, हाथ के पंजे में मशाल है। आइए तुतारी बजाइए, बिगुल बजाइए और जितने गद्दार हैं उनको बाहर भगाइए। और पूरे महाराष्ट्र में मैं तो लोगों को यह समझा रहा हूं कि अगर आपने अपनी आंखों पे कोई पट्टी डाल रखी है और आपको लगता है कि वो नहीं ये वो वाले नहीं है, नहीं ये तो शरीफ हैं, इनका तो चुनाव निशान अलग है, इनके पोस्टर पे तो उनकी फोटो भी नहीं है, तो आप गलतफहमी के शिकार हो, नादान हो। इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। किसी गफलत में नहीं आना है। ये सब एक हैं, सब मिले हुए हैं आपको धोखा देने के लिए, आपको अलग करने के लिए। ये सब अलग अलग दिखेंगे लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए सब एकजुट हैं। मैं तो एक दिन पार्लियामेंट में बैठा था, सामने से नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। इधर से मैं खड़ा हुआ, मैंने सोचा बताना शुरू करूं, तब तक खरगे जी बोले नहीं इमरान बैठ जाओ, मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे, लेकिन सैल्यूट मराठा, सैल्यूट महाराष्ट्र की आवाम। आपने पिछले 15 दिन में दिल्ली वाले हाकिम के माथे पर इतना पसीना ला दिया है, इतना पसीना ला दिया है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि विदर्भा कहां जा रहा है, मराठवाड़ा कहां जा रहा है, कोंकण कहां जा रहा है, मुंबई कहां जा रही है। ये महाराष्ट्र है, ये तो दिल्ली के हाकिमों से कह देता है कि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। डॉक्टर सुनील देशमुख आपके अपने हैं, काम किया है इन्होंने, आगे भी काम करेंगे। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी के कितने अहम कैंडिडेट हैं वो, कि कांग्रेस का हो या महाविकास अघाड़ी का हो, हर जिम्मेदार लीडर इनके लिए आपसे वोट की अपील कर रहा है। अमरावती वालों, महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया ना, तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी सड़क के किनारे चादर तान के बेखबर सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास गया और जा करके उसे एक जोर की लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। 2014 में हुकूमत बनी, 2016 में पहली असली वाली लात पड़ी नोटबंदी की। फिर गब्बर सिंह टैक्स लाया गया, फिर वो नारा याद है ना, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। इस नारे का परिणाम क्या हुआ कि जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वो 100 का हो गया, जो गैस सिलेंडर 400 का था वो 1000 का हो गया। एक दिन पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर साहब भाजपा के भाषण दे रहे थे, बोले हम महंगाई मिटाएंगे, हम गरीबों के हिमायती हैं। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा आपको कोई हक नहीं है इस देश के गरीबों के बारे में बोलने का, क्योंकि आपकी सरकारें वो सरकारें हैं जो फिल्में टैक्स फ्री करती हैं लेकिन कफन पर जीएसटी लेती हैं, टैक्स लेती हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इनके नारों के चक्कर में मत आइए, इनके किसी धोखे में मत आइए। और इनके झूठ तो ऐसे हैं कि आदमी एक बार तो धोखा ही खा जाए, ऐसी नकाब लगा के आएंगे कि आप धोखा ही खा जाओ। तो महायुति के एक मिनिस्टर साहब एक गांव में गए,
गांव वालों को इकट्ठा किया, आपकी तरह भोले भाले लोग थे, सब इकट्ठा हो गए। बोले गांव वालों बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं, 2 तकलीफें, 2 प्रॉब्लम्स मुझे बताओ, मैं अभी खत्म करूंगा। गांव वाले भोले भाले थे, बोले साहब यहाँ गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, पता नहीं कौन सा नंबर डायल किया, फिर लगे डांटने, इस गांव में आया हूं मैं, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, कल तक यहाँ पर एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, डॉक्टर बैठना चाहिए, वरना ऑफिसर्स तुम्हारी खैर नहीं। ये कह के उन्होंने फोन रखा। बोले देखो मैंने तुम्हारी पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी समस्या बताओ। गांव वालों ने कहा साहब यहाँ मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं आता, ये दूसरी समस्या है। तो ऐसा झूठ बोलेंगे, ऐसा धोखा देंगे कि आप एक बारगी तो धोखे में आ ही जाओगे। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं, यहां से जो पिछले दिनों आहट आई है मैंने उसे सुना है, और चूंकि मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन हूं तो एक गुजारिश आपसे करता हूं साथियों, टिकट सिर्फ विधानसभा का नहीं होता, टिकट सिर्फ असेंबली का नहीं होता। मैं आपका खासदार हूं, मेरा नाम इमरान प्रतापगढ़ी है, मुझे भी पार्टी ने राज्यसभा का टिकट दिया, तब मैं आपका खासदार हूं। कभी कभी आपको फौरी तौर पे लगता है कि हमारी नुमाइंदगी नहीं मिल पाई, तो आने वाले दिनों में हुकूमत बनने जा रही है, क्या पता आप एक नुमाइंदगी मांग रहे थे, इससे ज्यादा मिल जाए। और इस बात के लिए लड़ेंगे हम, डॉक्टर सुनील देशमुख जी भी लड़ेंगे, इमरान प्रतापगढ़ी भी लड़ेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। बड़ी दूर से आपके बीच में आए हैं, आपसे अपील करते हैं। कभी कभी होता है आप कहीं और की लड़ाई लड़ते हैं, उसका असर कहीं और दिखाई देता है। मैं अमरावती में खड़ा होकर आपको बता रहा हूं, पिछले 40 साल से नांदेड़ में टिकट नहीं मिला था, लेकिन इस बार मिला। सत्तार साहब को इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपना नुमाइंदा बनाया, 40 साल में पहली बार। तो और सत्तार साहब वहां चुनाव जीतते जा रहे हैं, मैं भी परसों वहां कैंपेन करके आ रहा हूं। इसलिए भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा साथियों, कभी कभी होता क्या है कि कुछ मसले ऐसे पेश आते हैं कि हालात ऐसे बनते हैं कि पार्टी एक फैसला लेती है, क्या पता उससे बेहतर आपके हक में कुछ होना हो, और होगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अमरावती में नुमाइंदगी के हक के लिए सरकार बनने दीजिए। सरकार में आपकी भागीदारी कैसे हो, इसके लिए इमरान प्रतापगढ़ी अमरावती का बन करके लड़ेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं साथियों। बहुत लंबा कोई भाषण नहीं देना है, क्योंकि आप पिछले कई घंटे से मुसलसल भाषण सुन रहे हैं। भाषण हम पार्लियामेंट में हम खुद भी बैठ के नरेंद्र मोदी जी का इतना भाषण सुनते हैं कि भाषण देने का मन नहीं करता। वो तो आजकल मैं उनको बस पार्लियामेंट में खड़ा होकर उनके पुराने नारे याद दिलाता हूं। मैं तो उनसे कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपको याद है जब आपने 2014 में कहा था कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। तो वो उधर उधर झांकने लगते हैं। तब मैं उनसे वहां भी खड़ा होकर पूछता हूं, यहां भी पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। थके तो नहीं आप? उधर जो पुल पर हैं उनको भी शामिल करता हूं, इधर जो बाईं तरफ, दाईं तरफ, सामने जहां तक नजर जा रही है सरों का समंदर है। और आज अमरावती की ये रैली, अमरावती की ये जनसभा पूरे इतराफ के अलग अलग असेंबलीज में बहुत गहरा असर डालेगी। आपके पड़ोस की आमदार हमारी बहन यशोमती ठाकुर जी भी, उनके लिए भी मैं यहां से खड़ा होकर अपील करता हूं। और महाविकास अघाड़ी के जो भी बाकी उम्मीदवार हैं उनके लिए भी मैं अपील करता हूं, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हो, एनसीपी शरद पवार जी गुट के हो, मैं सबके लिए अपील करता हूं कि इलेक्शन सीधे महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी है। कुछ और मत सोचिए, बस ये सोचिए कि इस इलेक्शन में आपको महाविकास अघाड़ी की सरकार बनानी है। कहां सोया है चौकीदार। अच्छा, आप इतने समझदार हैं, मैंने चौकीदार कहा, आप समझ गए मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। मैं सलाम करता हूं अमरावती की समझदारी को। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अगले मिसरे में तैयार रहिएगा। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के
नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय आप देखिए कितने अच्छे लोग हैं, आप बस चाय बोल दो आपको स्वाद आ जाता है, पिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सैल्यूट है आपको। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? एक दिन पार्लियामेंट में उनके एक नेता बोले कि कांग्रेस वालों 70 साल का हिसाब दो। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा आप 70 साल का हिसाब मांग रहे हो? अरे जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन में एक नाम आएगा और दिल में गुदगुदी हो ना उस नाम को सुन करके, तो आपकी तालियों का शोर पूरे महाराष्ट्र में जाए। इस जलसे में कुछ ऐसे भी मेरे साथी आए होंगे जो अब तक फैसला ना करके आए होंगे कि करना क्या है, कंफ्यूजन होगा, मैं उनको भी शामिल करता हूं कि अगले 10 मिनट मुझे सुनिए, फिर तन्हाई में जाके सोचिएगा कि एक 35 साल का नौजवान आया था, कुछ कह के गया, बड़ी संजीदा सी बात कह के गया, उसने जो बात कही है वो सोचने लायक है। तो मुझे लगता है कि आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अमरावती वालों, जब जंगल में आग लगती है ना, तो ना वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और ना वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। बहुत संजीदा बात कह रहा हूं। जब जंगल में आग लगती है तो ना वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और ना वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की है। सरकारों के मंसूबे बहुत खतरनाक हैं, उनके लाए हुए बिल बहुत खतरनाक हैं। ऐसे में एक आमदार, 2 आमदार चुन लेने से, अगर सरकार अपनी ना हो तो आमदार थाने से मोटरसाइकिल नहीं छुड़वा सकता। ये बहुत सच्ची बात कह रहा हूं। इसलिए सरकार बनाने और बिगाड़ने के खेल का हिस्सा बनो। सरकार कैसे बनेगी इस चीज में शामिल हो। डॉक्टर सुनील देशमुख आने वाली महाविकास आघाड़ी सरकार का एक मजबूत खंबा बनेंगे, एक मजबूत पिलर बनेंगे, और तब इनका हाथ पकड़ करके, इनको रोक करके, इनका रास्ता रोक करके, जब भी आप कोई काम इनसे लेना चाहेंगे तो मैं इनके पाले में खड़ा नहीं मिलूंगा, मैं आपके पाले में खड़ा मिलूंगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। लेकिन आपको भी मेरे आने की लाज तो बचानी पड़ेगी। मैं बहुत दूर से आया हूं। मुझसे मेरी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने कहा कि इमरान आप अमरावती जाइए, एक बार अपने समाज के लोगों से भी बात करिए। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा, मैं तो सर्व समाज के लोगों से बात करूंगा, लेकिन अपने लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि नहीं, हम वो नहीं है जो हवाओं के साथ बहते हैं, हम तो वो हैं जो मजबूती के साथ डटे हुए हैं। हमें बहकाया नहीं जा सकता, हमें खरीदा नहीं जा सकता, हमें डराया नहीं जा सकता, हमें धमकाया नहीं जा सकता। जो डराने की, धमकाने की कोशिशें करें उनसे कहना कि जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे,
खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। डरना नहीं है, एक भी वोट बर्बाद नहीं करना है। ये इलेक्शन सीधे महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने का इलेक्शन है साथियों। डॉक्टर सुनील साहब इधर आइए आप। ये मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं इनका छोटा भाई हूं और मैंने बड़ी मजबूती के साथ इनका हाथ पकड़ा है। मुझे पहुंचना था लेकिन मैं हेलीकॉप्टर की वजह से पहुंच नहीं सका। इधर सुनील जी आपके बीच में है, आपके अच्छा 2 सुनील हो गए ना, ये बढ़िया है। बीच में इमरान, इधर इस साइड सुनील, बाएं सुनील दाएं सुनील। आप सोचिए यही तो असली हिंदुस्तान है, यही तो गंगा जमुनी तहजीब है जिससे डरते हैं कुछ लोग, जिन तस्वीरों को देखना नहीं चाहते ये नफरत के पैरोकार। तो इसलिए साथियों मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अमरावती संभाग के सभी साथियों से कि बड़नेरा विधानसभा से सुनील खराटे जी और अमरावती से आपके अपने डॉक्टर सुनील देशमुख जी, महाविकास अघाड़ी के जो बाकी भी प्रत्याशी हैं उन्हें चुनिए, दिल की नहीं दिमाग की सुनिए, समझदारी से काम लीजिए। मैंने कहा ना, इस मुल्क में आपकी लड़ाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपके अपने लोग लड़ रहे हैं तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। जिस दौर में लोग आपकी परछाई से दामन बचा रहे हैं, मेरी बात सुनना बहुत संजीदगी से, जिस दौर में लोग आपकी परछाई से दामन बचा रहे थे उस वक्त में राहुल गांधी ने आपके बेटे का, आपके लिए लड़ने वाले इमरान का हाथ पकड़ा और ये कहा कि इमरान जाओ तुम देश की पार्लियामेंट में बोलो, तुम्हारी आवाज को जरूरत है देश की पार्लियामेंट की। मेरे भाई ये मोहब्बतें इस तरह से एकजुट होने से चलेंगी, इसलिए इधर उधर झांकना नहीं है। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। डॉक्टर अबरार साहब कहाँ हैं? शुक्रिया डॉक्टर अबरार साहब का। मैंने सुना है आप लोगों के दांत निकालते हैं, तो ये जो कुछ लोग नफरत के दांत लगा के घूम रहे हैं इनको भी निकालने का काम इस चुनाव में करना है कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। मैं जब पार्लियामेंट में पहुंचा ना तो नया नया खून है, अभी जवान है, थोड़ा तो ज्यादा जोश रहता है। तो एक दिन हम लोग ज्यादा जोश में नारे लगा रहे थे, लड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे कि अडानी के मुद्दे पे बात होनी चाहिए पार्लियामेंट में। एक साथ 146 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। 146 भारत की तारीख में पहली बार एक साथ 146 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। जब सस्पेंड कर दिए गए तो मैं बाहर निकला, बाहर मीडिया के साथी थे पार्लियामेंट के परिसर में। उन्होंने कहा इमरान साहब सस्पेंड हो गए, तंज किया। तो मैंने आपकी दुआओं के भरोसे एक बात कही, मैंने कहा यार ये मुश्किल वक्त है, संविधान को बचाते हुए अगर आज सस्पेंड ना होता तो मैं अपनी नजरों में गिर जाता। मैं ये समझता कि मेरा नाम बुजदिलों में लिखा जा रहा है, बहादुरों में नहीं लिखा जा रहा है। सस्पेंड होके आया हूं तो सर और सीना दोनों फख्र से उठा हुआ है। तो बोले आप शायर हैं, शायरी की भाषा में बताइए। मैंने नज्म कही, आपको भी सुनाता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। अब तैयार रहना अगले 2 मिसरों पर अमरावती वालों,
आपकी तालियों का शोर जाना चाहिए पूरे महाराष्ट्र में, दिल्ली तक जाना चाहिए कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। सांसद बाद में हूं, पहले शायर हूं। जो कह रहा हूं ये आने वाले दिनों में सच साबित होगा कि हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। मैं दानिश्वर लोगों के बीच में खड़ा हूं, मैं अमरावती के दानिश्वर लोगों के बीच में खड़ा हूं। अगले जो 2 मिसरे हैं वो मेरे यकीन के मिसरे हैं, आपकी दुआएं भी शामिल होंगी इसमें कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। और आप महायुति की रैलियां देख लो और महाविकास आघाड़ी की रैलियां देख लो, वहां वही नारे हैं, डराने वाली बातें, धमकाने वाली बातें। यहां आइए देखिए, डॉक्टर सुनील देशमुख हंस रहे हैं, अबरार भाई हंस रहे हैं, इमरान हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, शायरी सुना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई दर्द नहीं, कोई तनाव नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी का चेहरा इन दिनों देखिए, तब आपको लगेगा कि इमरान सच बोल रहा था कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। तैयार रहना, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो दिल मिला के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। आखिर में जाते जाते आपसे इतना कह रहा हूं, एक छोटी सी बात कह करके आपसे विदा लूंगा। अमरावती वालों, एक बार जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे, जैसे इन दिनों मुल्क में नफरत की आग लगी। एक नन्ही सी गौरैया, छोटा सा जो परिंदा होता है, वो अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी। एकाएक उसके अंदर कहां से हिम्मत आई कि उड़ के वो पड़ोस में एक तालाब था जंगल में, वहां गई, अपनी चोंच में जो 1-2 बूंद पानी भर सकती थी उसको भरा, उड़ के दहकती हुई आग के ऊपर आई और अपनी चोंच का पानी छोड़ दिया। फिर गई, फिर पानी लेके आई, फिर छोड़ा, फिर गई, फिर लेके आई और दहकती आग के ऊपर पानी छोड़ा। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के एक जंगल की डाल पे बैठ के, पेड़ की डाल पे बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने उससे कहा, जैसे यहां वाले अजगर आपसे कहते हैं कि तुम्हारे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का क्या हो जाएगा, बुझ जाएगी क्या? तो उस नन्ही सी गौरैया, नन्हे से परिंदे का जवाब सुनना। डॉक्टर साहब आप बैठ क्यों जा रहे हैं, इधर आइए। आज डॉक्टर अबरार साहब आपके लिए बैठे हैं, कल परसों में 2-4 लोग और बैठेंगे, आप काहे परेशान हैं? बस आप मजबूती के साथ डटे रहिए। उस जब जल्दी आग के ऊपर चोंच का पानी डाल के वो बैठ के सुस्ताने लगी तो वहां बैठे अजगर ने कहा कि क्यों रे गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को अपना जवाब समझना, उस परिंदे के जवाब को अपना जवाब समझना। उस परिंदे ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल की तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसलिए घरों से बाहर निकलिए। 20 तारीख को अपना एक वोट महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को दीजिए, पंजे पर दीजिए, तुतारी पर दीजिए,
मशाल पर दीजिए, क्योंकि आपका दिया गया वोट सिर्फ कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है, उद्धव ठाकरे साहब को मिलेगा, शरद पवार जी को मिलेगा। उठाइए एक एक हाथ, मुझे यकीन दिलाइए, जहां भी है अपना उठाइए एक एक हाथ। अमरावती वालों, मुझे यकीन दिलाओ कि आने वाली 20 तारीख को अपना एक एक वोट महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशियों को दे करके आओगे, इन्हें जिताओगे। इंशाल्लाह 20 तारीख के 23 तारीख के बाद फिर आपके बीच में आएंगे, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत।